हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मेरा नाम अरविंद कुमार है और एक बार आप ही के पसंदीदा यूट्यूब चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर आप सभी के लिए जो है पढ़ाने वाले हैं आपको क्या। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति या ऊर्जा संसाधन के बारे में। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्राकृतिक संसाधन पढ़ चुके हैं, जल संसाधन पढ़ चुके हैं, खनिज संसाधन इत्यादि कई संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप उन सभी क्लास को ढूंढना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक जगह आपको जो है क्लास 10th ज्योग्राफी 2027 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सब का सब क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, एक बार हंसिए, मुस्कुराइए और स्टार्ट करते हैं क्लास को। और एक एक करके सारे VVI जो भी पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम के वेटेज से है, सभी का सभी पॉइंट मैं इसमें लिया हूं जो कि आपके ये शक्ति या ऊर्जा संसाधन से पॉइंट्स है बच्चों। ठीक है, और ये सारे के सारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आज आपको बताने वाले हैं बाबू। और यहां पर जो है बिहार बोर्ड एग्जाम कहें तो 2027 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बच्चों। चलिए पहला नंबर टॉपिक बिना समय लेते हुए यहां पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो है अध्याय 1 का अंग नंबर हम चैप्टर लेके आए हैं बाबू, जिसका नाम है शक्ति या ऊर्जा संसाधन, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। समझ में आ रहा है? चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक यहां पर हम लेने वाले हैं क्या, कि शक्ति संसाधन से आखिर हम लोग क्या समझते हैं। बताओ, शक्ति संसाधन से हम क्या समझते हैं। बस आपको धीरे धीरे दिमाग लगाओ, धीरे धीरे जो है ना प्रेशर डालो दिमाग पे, कि संसाधन का मतलब क्या होता है, कि जिस चीज का हम अपने कामों में यूज करते हैं उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं, तो संसाधन कहते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें शक्ति लगा हुआ है, यानी शक्ति का यूज हम अपने काम में अगर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू। चल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे कह रहा है क्या, कि जिन प्राकृतिक संसाधनों से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है उसे शक्ति संसाधन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो कोयला से कोई आप काम करते हैं कि नहीं करते हैं, पहले ये सोचिए, प्रेशर डालिए अपने माइंड पे कि कोयला से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर कोयला से आप कोई भी काम करते हैं तो कोयला तो एक प्रकार का हुआ क्या, संसाधन हुआ। क्लियर है। अब यहां पे कह रहा है कि यह प्राकृतिक संसाधन से, यानी कि यह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है बच्चों। और यहां पे कहे तो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल है, सूर्य है, हवा है आदि। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है बाबू, तो ये सभी को आप कह सकते हैं शक्ति संसाधन, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए आप इसको क्या कह सकते हैं, तो शक्ति या फिर ऊर्जा संसाधन कह सकते हैं। और यहां पे इसका महत्व के बारे में अगर हम लोग देखें तो कह सकते हैं उद्योग में इसका महत्व। जैसे ईंट उद्योग को ही थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ईंट उद्योग में जब तक कोयला सप्लाई नहीं होगा, ईंट का भट्ठा बैठ जाएगा। बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पे समझ पा रहे होंगे कि उद्योग में, कृषि में देखिए तो जल का जरूरत पड़ता है, परिवहन में देखिए तो पेट्रोलियम की आवश्यकता पड़ती है, घरेलू कार्य में देखिए तो हवा, सूर्य का प्रकाश और प्राकृतिक गैस, जल, पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि सबका यूज होता है। विद्युत उत्पादन में देखिए तो किसका, हाँ, पेट्रोलियम से, जल से विद्युत बनाया जाता है, जल से। ठीक है, और शक्ति संसाधनों का उपयोग होता है। यानी कि इसका महत्व है कि उद्योग में, कृषि में, परिवहन में, घर के कई कामों में जो है ये जो है शक्ति यानी कि ऊर्जा का हम लोग खपत करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक उम्मीद करेंगे कि समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर, अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि शक्ति संसाधनों के प्रकार। अब हम लोग समझने वाले हैं शक्ति संसाधनों के प्रकार को समझेंगे बाबू। यहां पर क्या समझेंगे, तो शक्ति संसाधनों के प्रकार को समझते हैं बाबू। यहां पे कह रहा है कि शक्ति संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में जी, दो भागों में। शक्ति संसाधन को दो भागों में, कितने, दो भागों में। क्लियर है। आइए बाबू यहां पे देखते हैं, परंपरागत है और एक यहां पे देखिएगा तो आपको मिलेगा गैर परंपरागत शक्ति संसाधन। ठीक है ना, ये दो प्रकार है। तो पहला वाला पहले हम क्लियर करते हैं। यहां पर कह रहा है कि परंपरागत शक्ति संसाधन किसे कहते हैं, तो यहां पे देखिएगा कह रहा है कि जिन ऊर्जा स्रोतों का लंबे समय से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता रहा है।
परंपरा, यानी बाबा आदम से चलते जो चीजें आ रही है ना, हम लोग उसी को परंपरागत कहते हैं। अगर ठेठ में देखा जाए तो बाबा आदम से जो भी आज तक चलता आ रहा है, यानी पुराने समय से जो आज तक चलता आ रहा हो, उसे हम परंपरागत संसाधन कहते हैं। और जो शक्ति संसाधन आ रहा है उसको परंपरागत शक्ति संसाधन कहते हैं। क्लियर है बाबू? यहां पे देखिएगा, परंपरागत शक्ति संसाधन को आपने क्लियर कर दिया कि जिन ऊर्जा स्रोतों का लंबे समय से और बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है उससे हम क्या कहते हैं, तो शक्ति संसाधन, और उसमें भी क्या कहते हैं, परंपरागत शक्ति संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, जल विद्युत इत्यादि, ये सभी क्या है, तो बाबा आदम से यानी कि पुराने जमाने से आज तक हम लोग यूज लगातार करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो परंपरागत शक्ति संसाधन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन ऐसा चीज है जिसको हम लोग पुराने समय से अभी तक यूज करते नहीं आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैर परंपरागत कहेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं फिलहाल हम लोग। अब है गैर परंपरागत शक्ति संसाधन। इसमें कह रहा है कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग अपेक्षाकृत आधुनिक एवं वैकल्पिक रूप से किया जाता है, यानी नया में जो है ना इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। पुराने समय में नहीं हो रहा था, हम लोग नया में कर रहे हैं उसका उपयोग। यानी आप बताओ, मोबाइल का यूज आप पुराने समय से करते आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो अब जो आधुनिक युग में मोबाइल का भी यूज हो रहा है। पहले समाचार पत्र के लिए, पहले समाचार के लिए टीवी का यूज करते थे, समाचार पत्र का यूज करते थे, लेकिन आज देखिए ये सभी लगभग बंद हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि आजकल सभी बंद हो रहे हैं, और बंद होने के साथ साथ हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं। अभी हमको चेक करना होता है, बताओ कि बारिश होना है कि नहीं होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालते हैं, डायरेक्ट सर्च करते हैं वेदर, और देखते हैं कि कब बारिश है कब नहीं है, कब वर्षा होना है कब वर्षा नहीं होना है। पटना में क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो है कब चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश का सीएम कौन, सबका सब लगभग हम लोग समाचार में मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आधुनिक संसाधन, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पे बाबू क्या कर रहा है कि गैर परंपरागत शक्ति संसाधन, शक्ति संसाधन के बारे में, तो यहां पे कह सकते हैं कि ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग अपेक्षाकृत आधुनिक, यानी आधुनिक मतलब आज का वर्तमान समय, और वैकल्पिक रूप से किया जा रहा है। जैसे यहां पे देखिएगा, उदाहरण में बताते हैं आपको, सौर ऊर्जा। पहले सोलर आप लोग देखे थे क्या? बिल्कुल नहीं। अभी तो हम जब से होश संभाले हैं तब से लगभग कहीं कहीं सोलर देखने को मिल रहा है, और उससे बिजली प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे पवन ऊर्जा, पवन चक्की इस प्रकार से बनाया गया रहता है, और ये क्या करता है कि नाचने के बाद इससे जो है मोटर से जो है यहाँ बिजली प्राप्त किया जाता है। ये नया में बनाया जा रहा है। ठीक है, और है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब भी वही चीज होता है लगभग, इससे भी पंखी को नचा करके जब ज्वार आता है ना, ज्वारीय ऊर्जा उसे कहते हैं। जब ज्वार भाटा होता है समंदर में, और उससे क्या होता है कि पंखी को नचा करके, लहरों से ही पंखी को नचा करके, और यहाँ पे क्या ऊर्जा प्राप्त कर लिया जाता है ना, तो हम उसी को क्या कहते हैं बाबू, तो ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा। अब भूमि जब तापमान जब भूमि का बढ़ जाता है तो उससे भी हम लोग एक प्रकार का ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भूमि के तापमान से ऊर्जा पहले लोग प्राप्त नहीं कर रहे थे, आधुनिक समय में लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए हम भूतापीय ऊर्जा भी एक तरह से कह सकते हैं कि हमारा क्या है, ये गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन है। उम्मीद करेंगे ये भी स्लाइड आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट है कोयला। अगला ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कोयला है। कह रहा है कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो प्राचीन वनस्पतियों के लंबे समय तक दबाव और ताप के प्रभाव से बनता है। यानी मान लीजिए कि धरती जो है उथल पुथल हो जाती है, और धरती के नीचे जितने भी वनस्पति है, जितने भी जीव जंतु है, सभी दब जाते हैं, और पृथ्वी के ऊपर वाला जो परत होता है ना, उसके दाब और ताप के कारण वह कोयला में परिवर्तन हो जाता है। बहुत लंबे समय तक, 250 साल, 500 साल, हजारों साल के बाद वह क्या होता है ना कि कोयला में परिवर्तन हो जाता है। हम उसी को क्या कहते हैं, कोयला कहते हैं, और वह एक जीवाश्म ईंधन है। क्या है बाबू, जीवाश्म ईंधन है ना। यहाँ पे समझते हैं बाबू, कह रहा है इसका उपयोग क्या है। ठीक है ना, ताप के प्रभाव से बनता है। देखिएगा ये पृथ्वी है, ठीक है ना, उथल पुथल होने के बाद में ये सभी वनस्पतियां इसमें दब गई है ना, और दबने के कारण जो है इससे ताप, और इससे भी जो है ना ताप उत्पन्न होता है, और दोनों जो बीच में दबा करके इसको क्या करता है कि पका देता है।
बिल्कुल पक्का हुआ यह बन जाता है और पकने के कारण यह बिल्कुल ज्वलनशील पदार्थ बन जाता है, जिसको हम लोग कोयला कहते हैं। जैसे तापीय विद्युत उत्पादन हम लोग किससे, तो कोयला से। लौह इस्पात उद्योग में कोयला का यूज होता है, सीमेंट उद्योग में कोयला का यूज होता है, घरेलू ईंधन में भी कोयला का यूज होता है। यहाँ तक जो भी धोबी लोग होते हैं ना, अपने अड़ोस पड़ोस में होंगे, तो धोबी लोग भी क्या करते हैं कि कपड़ा को आयरन करने के लिए कोयला का यूज करते हैं। वो जो आयरन मशीन होता है ना, जो मानव निर्मित एक मशीन होता है, जो जिसमें जो है कोयला डाल करके और उससे हम लोग कपड़ा को इस्त्री करते हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र क्या है, तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना है, ठीक है ना। इस क्षेत्र को आप लोग याद रखिएगा कि भारत का सबसे ज्यादा कोयला कहाँ मिलता है, तो झारखंड में मिलता है। और अगर बात करें कि झारखंड में भी सबसे अधिक, झारखंड में भी बाबू मेरे बताओ सबसे अधिक कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपको झरिया में। कहाँ मिलता है बाबू, झरिया में। अब कहिएगा सर झरिया भी छोड़ दीजिए, तो उसके बाद जो है रानीगंज में मिलता है। कहाँ पर मिलता है बाबू, रानीगंज में मिलता है। अगर झरिया को छोड़ दिया जाए तो रानीगंज में। अगर स्टेट की बात की जाए कि झारखंड को भी छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मिलता है। दूसरा स्थान है भारत में कोयला का, कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जा। ये समझ चुके हैं आप लोग कि कोयला क्या है। ये जीवाश्म ईंधन है जो प्राचीनतम वनस्पतियों के लंबे समय तक दबाव और ताप के प्रभाव से बनता है, उसे हम लोग कोयला कहते हैं। और कोयला का जो भी उपयोग है यहाँ पे लिख दिए, और भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्र का नाम हम यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। परीक्षा में पूछेगा एकदम धड़ धड़ धड़ाक से लिखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पर चीजों को समझते हैं। कह रहा है क्या, कोयले के प्रमुख प्रकार क्या है। कोयला का प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोयला का प्रकार आप लोग समझेंगे कैसे। तो बाबू यहाँ पे देखिएगा, कोयला का प्रकार सबसे पहले एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है, ठीक है। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला जो है ना, पीट होता है, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में पूछता भी है कि सबसे, क्या पूछता है कि सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला कौन होता है, या फिर सबसे घटिया कोयला कौन होता है, तो पीट होता है। और सबसे बेहतर कोयला कौन होता है, तो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। तो आइए इसको जो है ना डिटेल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है, और यह जब जलता है ना, तो धुआं इसे बहुत कम निकलता है, इसलिए तो इसे कहा जाता है कि यह सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर बिटुमिनस के बारे में समझें कि भारत में व्यापक रूप से पाया जाने वाला कोयला जो है औद्योगिक उपयोग में महत्वपूर्ण है। ये वाला भारत में सबसे ज्यादा नहीं मिलता है। भारत में सबसे ज्यादा मिलने वाला कोयला कौन है, तो बिटुमिनस है। क्या है बाबू, बिटुमिनस। एग्जाम में आपके जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत में पाया जाने वाला सबसे अधिक पाया जाने वाला या फिर सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला कौन है, तो कह दीजिएगा कि बिटुमिनस। बी से भारत होता है, बी से बिटुमिनस होता है, याद रखिएगा ट्रिक से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिग्नाइट के बारे में क्या कर रहे हैं, पढ़ते हैं। कम गुणवत्ता वाला भूरा कोयला जिसमें नमी अधिक होती है, ये नमी अधिक वाला कोयला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिग्नाइट कहते हैं। और सबसे घटिया कोयला है यहाँ पर पीट, कोयले का प्रारंभिक रूप जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है बच्चों। तो चलिए ये जो है कोयला के प्रकार हम लोग अच्छे से समझ लिए। आगे बढ़ते हैं बाबू, समझते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम के बारे में बाबू मेरे, ये कभी भी आप समझने की गलती मत करना कि पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल होता है। ये कभी गलती आप लोग मत करना समझने में कि पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल ही होता है, ये गलत चीज है। यहां पे समझिएगा, पेट्रोलियम हम लोग कहते किसे हैं, तो पेट्रोलियम एक तरल जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी की गहराई में प्राचीन जैविक पदार्थों से लाखों वर्षों में बनता है। कोयला का भी वही खेल है और पेट्रोलियम का भी वही तमाशा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पे पेट्रोलियम एक तरह से कह सकते हैं कि समंदर में जो है ना, जो जीव जंतु मरते हैं, तो यहाँ पे जो पेंदे में, समंदर के तल्ली में जाके जम जाते हैं, एक प्रकार का जीवाश्म की तरह बना लेते हैं, एक प्रकार के लिक्विड कीचड़ की तरह पहले बनाते हैं। उसको निकाल करके जब हम लोग उसको साफ सुथरा करके जब डीजल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं, उससे मोबिल वगैरह, ग्रीस वगैरह सब बनाते हैं, हम लोग उसी को पेट्रोलियम कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें तो मुख्य उत्पाद इसका क्या है, पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी गैस है, स्नेहक है। स्नेहक क्या कहलाता है बाबू, स्नेहक को हम लोग क्या कहते हैं, मोबिल कहते हैं, जिसको इंजन वगैरह में यूज करते हैं, ग्रीज भी कहते हैं। यानी कि जब भी हमारा गाड़ी वगैरह होता है ना, जब भी हमारा गाड़ी ओड़ी होता है, गाड़ी
जो वाहन होता है उसमें बेयरिंग होता है, तो बेयरिंग जब जाम चलने लगता है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि तेल वगैरह का यूज करते हैं, मोबिल ग्रीज वगैरह का यूज करते हैं, तो हम उसी को स्नेहक कहते हैं। बाबू ध्यान रखिएगा, स्नेहक तेल कहते हैं, आदि आदि ये सभी मुख्य उत्पाद है। और उपयोग के बारे में बात करें तो परिवहन में, उद्योग में, कृषि मशीनों तथा पेट्रो रासायनिक उद्योगों में इसका यूज किया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, समझ सकते हैं आप। बताओ, इसमें कोई कोई हाथी घोड़ा है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर हमें जो है ना पेट्रोलियम समझ में नहीं आता है, कि पेट्रोलियम तो पेट्रोल को कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम में इसे ससुरा डीजल कहाँ से आ जाता है, मिट्टी का तेल कहाँ से। नहीं भैया, ये पेट्रोलियम का मतलब होता है कि इसी सब निकाला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे कर रहा है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस ये भी बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आइए इसको जो है डिटेल से बताते हैं बाबू। प्राकृतिक गैस एक जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम के साथ या स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ये जो है कभी कभी पेट्रोलियम के साथ में, ये जो है कभी कभी मेरे बच्चे पेट्रोलियम के साथ में भी पाया जाता है। किसके साथ? पेट्रोलियम के साथ। कभी कभी पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस, यानी कि जहां भी पेट्रोलियम होता है वहां पे इससे जो भी बांस दुर्गंधित जो हवा निकलता है ना, हम लोग उसी को कहते हैं प्राकृतिक गैस, और उसी से हम लोग एलपीजी वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी यह स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। कभी कभी यह स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। क्या? तो प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कभी कभार जो है स्वतंत्र रूप में भी, प्राकृतिक गैस कभी कभी जो है स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है मेरे बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये कह रहा है कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बताइए। अब जो है इस प्राकृतिक गैस का हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो बाबू यहाँ पे समझिएगा, विद्युत उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं। अगला, घरेलू ईंधन के लिए, उर्वरक में भी इसका यूज करते हैं, पेट्रो रासायनिक उद्योग में करते हैं, और वाहनों में भी इस ईंधन का यूज करते हैं। वाहन में ईंधन के रूप में भी इसका यूज करते हैं। जैसे वाहन में जो है अभी सीएनजी गैस का यूज होता है। सीएनजी, मैं एक बार पटना गया था, तो पटना में मैंने देखा कि कहीं भी डीजल वाला वाहन दिखाई ही नहीं दे रहा है। मैंने पूछा कि ये क्या पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप के पास डीजल वगैरह नहीं लीजिएगा? तो ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि बाबू इसमें जो है ना, बहुत छोटे थे, गए थे एक छोटा सा एग्जाम देने के लिए, तो ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि इसमें सीएनजी गैस लिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है डीजल का यूज नहीं होता है, पूरा पटना में नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाहनों में भी ईंधन के रूप में यूज होता है। क्या? तो प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला सवाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता है? विद्युत शक्ति से, ये सामने मेरे जो है फैन चल रहा है, ये जो है लाइट वगैरह सब चल रहा है। आपका यहाँ पे जो है ये जो स्मार्ट बोर्ड जो चल रहा है, ये डिजिटल बोर्ड जो है किससे चल रहा है? विद्युत शक्ति से ही चल रहा है। ये कलम जो है ना, इस पे जो, अगर ये इसमें विद्युत नहीं होता तो इस पे जो है ना ये नहीं चलता। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि विद्युत शक्ति जो है ना बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है आज के डेट में, और विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति के रूप में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है बच्चे। अब इसका उपयोग देखिए, विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत क्या क्या है। आखिर इस विद्युत का स्रोत, आखिर ये निकलता कहाँ से है, बनता कहाँ से है, इस चीज को पहले हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो तापीय ऊर्जा, विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा से निकलता है, जल से बनता है, परमाणु ऊर्जा से बनता है, सौर ऊर्जा से बनता है, और पवन ऊर्जा से। इन सभी से जो है ना आजकल विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, किससे किससे बच्चे मेरे? तो यहाँ पे देखिएगा कि तापीय ऊर्जा, कहीं से तापमान अगर ले लेते हैं तो उससे भी आप विद्युत बना सकते हैं। सूरज नहीं निकलेगा, क्या सोलर आपके घर में काम करता है क्या? बिल्कुल नहीं काम करता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग, जल विद्युत। जल से तो ये टरबाइन को नचा करके, टरबाइन को इसको जो है नचा करके जो है हम लोग प्राप्त करते हैं। उसके बाद परमाणु से भी प्राप्त होता है विद्युत। सौर ऊर्जा, सूरज से तो सोलर का यूज आप करते हैं, जान रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पवन ऊर्जा, पवन चक्की सुने हैं ना, उससे भी हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं। अब इसका महत्व कह रहा है, तो महत्व के बारे में देखिएगा, उद्योग में, कृषि में, परिवहन में, संचार तथा घरेलू कार्यों के लिए विद्युत अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत, देखिएगा यहाँ पर अत्यंत इसमें लगा हुआ है, यानी बहुत जरूरी है विद्युत। आज के डेट में क्या आप दिया से काम चला सकते हैं? पहले के जमाने में लोग लालटेन लेके चला करते थे, आज लालटेन से काम नहीं चलने वाला है। कितना भी बड़ा बैटरी लगा लीजिए, लेकिन बिजली तो बहुत एक
बहुत अहम भूमिका रखती है आपके घरेलू उपयोग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अगला समझते हैं तापीय विद्युत के बारे में। कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे ईंधनों को जलाकर प्राप्त ऊष्मा से विद्युत उत्पन्न करने को तापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, तापीय विद्युत कहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे समझिएगा, कोयला को, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस को ईंधन को जलाने के बाद प्राप्त ऊष्मा से विद्युत उत्पन्न करने को तापीय विद्युत कहते हैं। यानी इन सभी को जला करके भी हम क्या कर सकते हैं, तो विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। और इस प्रकार के विद्युत उत्पन्न को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं, इसे जलाकर जो प्राप्त किया जाता है उसे हम कहते हैं तापीय विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अगला पॉइंट की बात करें तो इसका मुख्य ईंधन क्या है इसका, तो कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका लाभ क्या है। तो लगातार विद्युत उत्पादन किया जा सकता है। इन सभी का लाभ ये है कि इससे लगातार विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि कौन ऐसा स्रोत है जिससे लगातार हम लोग विद्युत ऊर्जा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे विद्युत उत्पन्न आप ज्वारीय ऊर्जा से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज्वार कभी कभी आता है। ज्वार भाटा, समुद्र में सुनामी कभी कभी आता है, जिससे ज्वार उत्पन्न कभी कभी होता है और इससे हम लोग लगातार विद्युत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हानि क्या है, वायु प्रदूषण तथा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इससे क्या होता है, कोयला से वायु प्रदूषण होता है, पेट्रोलियम से वायु प्रदूषण और प्राकृतिक गैस से भी वायु प्रदूषण होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कोयला से होता है, और उससे पेट्रोलियम से, उससे भी कम तो प्राकृतिक गैस से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। हाँ, इसमें का समझ गए सब, हाँ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। अब कह रहा है कि जल विद्युत के बारे में सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से बता रहे हैं आपको हम। बहते या ऊंचाई से गिरते जल की ऊर्जा को टरबाइन की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदलने को जल विद्युत कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नदी की धारा आ रही है, ऊपर नदी के धारा को चढ़ा करके और यहाँ पे जो है ना एक प्रकार का ये टरबाइन बनाया जाता है। क्या, टरबाइन। और इस टरबाइन पे गिरता है तो ये टरबाइन क्या करता है, ये टरबाइन ऐसे राउंड करना शुरू कर देता है। और राउंड करने के बाद में जो है इसको जो है ना जोरदार तरीके से नचाता है, पूरा एकदम बेहतर। और इसको जो है राउंड कराने के बाद में यहाँ पे एक भयानक यानी कि बहुत जबरदस्त क्या लगा रहता है, तो मोटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, मोटर लगा रहता है। और यह मोटर क्या करता है कि यहीं से ये डायनेमो कहलाता है। क्या, डायनेमो। जो जनरेटर में होता है ना, यांत्रिक ऊर्जा से डायनेमो द्वारा हम लोग विद्युत ऊर्जा में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ इसको नचा करके और इससे हम प्लस और माइनस बिजली भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि हाँ, जल विद्युत कहते हैं। और इसे कहते क्या है, तो टरबाइन को नचा करके जो हम लोग विद्युत को प्राप्त कर लेते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो जल विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, जल विद्युत। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि इसका लाभ क्या है, तो नवीकरणीय स्रोत। नदी का पानी कभी खत्म तो होगा नहीं, कहीं से ना कहीं से आइबे करेगा, तो इसलिए यह एक नवीकरणीय स्रोत बन जाएगा, कभी ना खत्म होने वाला स्रोत। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर प्रदूषण अपेक्षाकृत कम। इससे प्रदूषण कम होता है। जल से जब टरबाइन को नचाया जा रहा है तो उससे भला क्या प्रदूषण हो सकता है भाई, उससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। और वह जो है प्रदूषण मुक्त स्रोत है। आगे बढ़े तो लंबे समय तक उपयोगी होता है। अब उदाहरण की बात करें तो बांध एवं नदी घाटी परियोजनाओं से जल विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है ना, परियोजना का मतलब क्या होता है कि कहीं पे बांध वगैरह बना के, शेड वगैरह बना के वहां पे लोग रहते हैं और वहीं से क्या किया जाता है कि इसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला पॉइंट को देखते हैं, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या है, अब यहाँ पे समझते हैं परमाणु ऊर्जा क्या है। तो बाबू यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होने वाली विखंडन जैसी प्रक्रिया से प्राप्त ऊर्जा। परमाणु के नाभिक में होने वाली विखंडन जैसी, यानी परमाणु किसे कहते हैं, तो वह छोटा से छोटा पदार्थ जिसे हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु। और यहाँ पे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होने वाली विखंडन जैसी प्रक्रिया से उसके नाभिक में जब विखंडन होता है तो उससे क्या होता है, एक ऊर्जा प्राप्त होता है। और तब कह रहा है इसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और मुख्य खनिज इसका क्या है, तो यूरेनियम है और थोरियम है।
इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो यूरेनियम। उसका परमाणु जब टूटता है तो विद्युत प्राप्त कर सकते हैं उससे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी, ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और जब इसका थोरियम का भी परमाणु टूटता है तो उससे भी हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम लोग परमाणु ऊर्जा कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? तो मुख्यतः विद्युत उत्पादन तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक कार्यों में। मतलब ये जो थोड़ा सा टफ इसका यूज होता है कि विद्युत उत्पादन में, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक कामों में इसका यूज होता है। हालांकि इससे एक चीज बता रहे हैं कि सभी से जो ना परमाणु बम भी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? परमाणु बम। ये YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा, इसलिए इसके बारे में और कुछ ज्यादा मैं नहीं बता सकता, ठीक है। इससे क्या क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि सौर ऊर्जा, कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त प्रकाश एवं उष्मा को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करने से प्राप्त ऊर्जा को, यहाँ पे कह रहा है कि सूरज से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा उष्मा को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करने से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। यानी यहाँ पर एक प्रकार से हम लोग क्या बनाते हैं, तो एक प्रकार से हम लोग यहाँ पे सोलर इस प्रकार से बिठा देते हैं। और जब यहाँ पे सूरज निकलते हैं, जब यहाँ पे क्या होता है कि सूरज निकलते हैं, तो इनसे सूरज से निकलने वाला प्रकाश जब इस पे पड़ता है, तो इससे जो है ना एक वायर निकल के इस तरह से गया रहता है, ठीक है। एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, ठीक है ना। और इसको ले जा करके हम लोग कहाँ, तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, कहाँ पर, तो बैटरी वाला प्लस और माइनस में। और यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करने के बाद में हम बहुत अच्छा से बैटरी को चार्ज करके और उसको जो है ना डीसी को एसी में बदल करके, या फिर डीसी का ही हम लोग कई चीज़ों में यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे कहें तो इसे हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। और सौर कुकर में इसका यूज करते हैं, सोलर लाइट में इसका यूज करते हैं, सोलर पंप में, सौर विद्युत उत्पादन में, है ना। और विशेषता इसकी यह है कि यह अक्षय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। सूरज का प्रकाश आया, बैटरी को चार्ज किया और बिना धुआं के, बिना ज़्यादा गर्मी के, बिना कोई प्रदूषण के हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। समझ में आ रहा है बाबू? चलो आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि पवन ऊर्जा। अब पवन का मतलब क्या होता है? जब एक ही दिशा में जोरदार तरीके से वायु चलने लगती है, एक ही दिशा में जब बहुत ही भयानक तरीका से वायु चलने लगता है भारी मात्रा में, तो हम लोग उसको कहते हैं पवन। और पवन ऊर्जा, उससे जब हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो हम उसे कहते हैं पवन ऊर्जा। जैसे यहाँ पे टरबाइन से जो जल बताए थे, तो पूरा हवा में जो है इस प्रकार से लगाया गया रहता है। और पवन चक्की, जो यहाँ पे हवा लगता है तो इधर जाएगा, फिर ई ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे हवा जाएगा और ई जो है इस प्रकार से राउंड करना शुरू करता है। और इससे हम लोग यहाँ पर मोटर लगा करके और माइनस और प्लस को प्राप्त करते हैं, यानी कि विद्युत धारा को प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पवन ऊर्जा कहते हैं। आइए डिटेल में आपको समझाते हैं कि इसका लाभ क्या है। तो सबसे पहले कहेंगे, चलती हुई हवा के गतिज ऊर्जा को पवन चक्कियों या पवन टरबाइनों द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी हवा आया, टरबाइन को नचाया, मोटर में उसका जो है घर्षण गया, और घर्षण जाने के बाद मोटर से करंट प्राप्त हो जाता है, विद्युत प्राप्त हो जाता है। हम उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग बाबू कहते हैं पवन ऊर्जा। आगे बढ़े यहाँ पर, तो यह अक्षय ऊर्जा होता है, इससे कोई भी क्षय नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको अक्षय कहते हैं। ईंधन की आवश्यकता नहीं, इसको जो है प्राप्त करने के लिए कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। हवा चला, ईंधन, ऊर्जा प्राप्त हो गया जी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। प्रदूषण भी इससे कम होता है। प्रमुख क्षेत्र देखें तो गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और राजस्थान है। यानी जहां पर लंबी दूरी तक एक ही दिशा में हवा चल सके, उसी क्षेत्र में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। यानी गुजरात में बड़े बड़े मैदान हैं, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, राजस्थान तो खैर पूरा खुला एरिया है, पेड़ पौधा बहुत कम है वहां पर। समझ में आ रहा है ना? तो चलो यहाँ पे इस सभी चीज को हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़े मेरे बच्चे। अगला पॉइंट यहाँ पे देखें तो कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा। ये मान लीजिए कि थोड़ा देर के लिए समंदर हो गया, ठीक है। और इसमें जब भी सुनामी आता है तो ये इस प्रकार से पानी, जल जो है ना इस प्रकार से होने लगता है, और ये सुनामी के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू? सुनामी के कारण होता है। इसे हम लोग ज्वार भाटा भी कहते हैं।
क्या कहते हैं बाबू, ज्वार भाटा कहते हैं। और ये जो है ना ज्वारीय ऊर्जा के बारे में आइए हम यहाँ पे डिटेल में पहले बताते हैं। कह रहे कि समुद्र में आने वाले ज्वार और भाटा से, देखिए यहाँ पे आ गया ना भाटा, उत्पन्न जल की गति एवं ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, समुद्र में आने वाले ज्वार और भाटा से उत्पन्न जल की गति एवं ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे आते हैं, कह रहा है स्रोत क्या है, तो समंदर में ज्वार भाटा हो सकता है। आपके अगल बगल में जो भी छोटा छोटा गाढ़ा गुढ़ी होता है उसमें थोड़ी ज्वार भाटा आ सकता है। उसमें कहिए कि चलिए चलते हैं, यहाँ पे छोटा सा गड्ढा है, ये गड्ढा में क्या करते हैं कि हम एक पत्थर फेंक देते हैं, इसमें ज्वार भाटा आ जाएगा। उसमें पानी का लहर छोटा छोटा चलता है, वो ज्वार भाटा नहीं है। भारी मात्रा में जब पानी एक दूसरे पर जब चढ़ चढ़ के जब चलता है तो हम उसको कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि समंदर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और विशेषता इसकी यह है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। ज्वार भाटा कभी खत्म होगा नहीं होगा बच्चों। अब जब पानी यहाँ पे आता है उछल उछल के, तो यहाँ पे भी टरबाइन वाला खेल यहाँ पे शुरू रहता है और यहाँ पे मोटर लगा के माइनस प्लस प्राप्त कर सकते हैं। बताओ, समझ में आ गया ना? समझ में आया कि ज्वारीय ऊर्जा हम किसे कहते हैं? उम्मीद करेंगे कि यहां तक बाबू आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं मेरे बच्चे अगला पॉइंट की तरफ रुख करते हैं। तरंग ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं? तो समुद्र की सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगों की गति से प्राप्त ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहते हैं। यानी कि ज्वार भाटा और तरंग ऊर्जा में देखा जाए तो बहुत थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा चेंजिंग है। यानी ज्वार भाटा एक बार कस के जब निकलता है, पानी बाहर निकलता है तो ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन तरंग इस प्रकार से जब चलता है तो यहाँ पे टरबाइन नचा करके अपना काम कर लेते हैं, तो उसे हम लोग तरंग ऊर्जा कहते हैं। यानी उपयोग अगर इसका देखा जाए तो तरंगों की गति का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता यह है कि यह भी नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है भूतापीय ऊर्जा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को एक चीज नोट कर लीजिएगा कि हम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, बताओ हमारा तापमान बढ़ता है कि घटता है? पृथ्वी से हम ऊंचाई पर अगर जाते हैं तो तापमान, सूरज का तापमान बढ़ता है या फिर घटता है? तो आप कहिएगा सर घटता है, और हम भी यही कहेंगे कि तापमान क्या होता है? घटता है। और हमारे पृथ्वी पर जो है ना तापमान बढ़ता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, ऊपर जाएंगे तापमान घटता है, घटता है। जब नीचे आते हैं तो तापमान क्या होता है? बढ़ता है। बताओ, क्लियर है? तो धरती जो है बहुत तप होता है, एक तरह से तप्त होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के अंदर मौजूद उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जो मौजूद तापमान होता है उसके उस ऊर्जा, उस तापमान से जब हम लोग विद्युत प्राप्त कर लेते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और इससे उष्मा से प्राप्त ऊर्जा हम ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ऊर्जा जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। स्रोत क्या है? पृथ्वी के अंदर की गर्म चट्टानें एवं गर्म जल। पृथ्वी के अगर अंदर जाया जाए ना, पृथ्वी के अगर अंदर जाते हैं तो एकदम लावा होता है, अंदर लावा लाल होता है। जो कैसा होता है? लाल होता है। पृथ्वी के केंद्र में पूरा गर्म होता है। पृथ्वी का केंद्र क्या है? पूरा गर्म है। ठीक है, और वहां से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गर्म चट्टानें एवं गर्म जल से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वही है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, अब उपयोग उसका क्या है बाबू? तो विद्युत उत्पादन और ताप प्राप्त करने में इसका उपयोग क्या होता है? विद्युत उत्पादन और ताप प्राप्त करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला पॉइंट है जैव ऊर्जा। क्या है बाबू? जैव ऊर्जा। नाम से पता चल रहा है जैव, जीव, जीव से क्या बना है? जैव बना है। और हम यहाँ पे क्या समझते हैं? पेड़ पौधों, कृषि अवशेषों, पशु अपशिष्ट तथा अन्य जैविक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। उपला देखे हैं कभी आप? बताओ, उपला जिसको हम लोग ठेठ में चिपरी कहते हैं।
ठीक है, गोहरा कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं कि पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ से, जिसको हम लोग गोबर कहते हैं, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, तो उपला बनाते हैं। हम लोग उसको गोईठा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गोईठा भी कहते हैं। और इसको जला करके जो हम लोग जलावन में इसका यूज कर रहे हैं, उससे हमें क्या मिल रहा है, चूल्हा में ऊर्जा मिल रहा है, तब तो हमारा भोजन तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग इसे भी ऊर्जा ही कहते हैं और इसे जैव ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा तो कहते हैं, लेकिन उसे हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि जीव के कारण हम लोग को ऊर्जा प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं बाबू। यहाँ पे उदाहरण की बात करें तो लकड़ी, कृषि अवशेष, गोबर तथा जैविक कचरा, देखिए आ गया ना। तो सभी के लिए जो है हम जब जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सबके सब को हम जैव ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे उपयोग कह रहा है कि खाना पकाने में, ताप प्राप्त करने में, विद्युत उत्पादन में, जब ठंडा का दिन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उपला का यूज करते हैं, गोईठा का यूज करते हैं। ठीक है, इन सभी का जब हम लोग यूज करते हैं, और सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जीव से प्राप्त होते हैं। इस कारण हम इसको क्या कहते हैं, तो जैव ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट की अगर बात करें तो कह रहे हैं बायोगैस क्या है, बताओ। बायोगैस क्या है, तो बायोगैस आइए यहाँ पे डिटेल में बताते हैं। गोबर तथा अन्य जैविक पदार्थों के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटन से बनने वाली गैस को बायोगैस कहते हैं। इसका मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। मीथेन, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि गोबर वगैरह को इसमें पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद इसमें से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कर देते हैं इसमें। ठीक है, और यह इसमें क्या बना लेता है, बायोगैस बना लेता है। बायोगैस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका एक और नाम, इसको हमने भी यूज किया है, इसको हमने भी बनाया है, बड़े बेहतर तरीका से हमने इसका यूज किया है। इसको गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, गोबर गैस कहते हैं। और इसको हमने भी बनाया है और यूज भी किया है ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में। ठीक है, अब आते हैं बच्चे यहाँ पे स्वच्छ ईंधन। यह एक स्वच्छ ईंधन है। इससे ज्यादा गोईठा वोईठा कभी जला है ना, तो वो ज्यादा बांस वगैरह नहीं देता है। कभी कपड़ा जल जाए, कागज जल जाए तो बहुत ज्यादा बांस देता है, हम लोग वहां पे बदबू देता है, हम लोग वहां पे नहीं ठहर सकते हैं। लेकिन जहां पर ये गोईठा जलता है मेरे बच्चे, वह थोड़ा सा भी बांस नहीं देता है, बदबू नहीं देता है। इससे जो भी हवाएं निकलती है, गैसें निकलती है, थोड़ा सा भी दुर्गंधित नहीं होती है बाबू। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी। अब पशु जहां पर रहेंगे, पशु रहेंगे कहां पर, गांव में, तो शहरी क्षेत्र में उपयोगी थोड़ी होगा। ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि उपयोगी होता है। जैविक खाद भी प्राप्त होती है। अब ज्यादा दिन तक गोबर को सड़ा देते हैं तो वह क्या होता है, खाद बन जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मवेशी खाद। क्या कहते हैं, इसे हम लोग मवेशी खाद कहते हैं। और यह उपज में बहुत अच्छा कामगार होता है। आगे बढ़े अगर तो जैविक खाद प्राप्त होता है। उसके बाद अपशिष्ट का उपयोग होता है। अपशिष्ट का कई तरह से उपयोग होता है। ठीक, चलिए अगला और अंतिम पॉइंट हम लोग का बच रहा है यहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण। जितना भी ऊर्जा के बारे में हम लोग अभी तक पढ़े, सबका हम लोग को संरक्षण करना अति आवश्यक है बच्चों। और उसके लिए क्यों अति आवश्यक है और कैसे उसकी सुरक्षा करेंगे, यहां पे समझते हैं कि ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग और अपव्यय को रोककर ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग करना संरक्षण कहलाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड चल रहा है, इसको हम क्या करते हैं कि जब इसका काम नहीं है, जब आप लोग को पढ़ा नहीं रहे होते हैं, तब क्या करें कि इसको स्टार्ट करके ऐसे छोड़ दें। बताओ, वहां पे ऊर्जा का क्या हो रहा है, अनावश्यक यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ। बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है इसका हम विवेकपूर्ण यूज करेंगे। जैसे हमारे पढ़ाने का काम खत्म होगा, हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे, यहां से क्लिक करेंगे, यहां से क्लिक, और इसको स्टॉप कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। तो यह कहलाएगा विवेकपूर्ण यूज। विवेकपूर्ण हम प्रयोग कर रहे हैं इसका, यानी कि उपयोग करना ऊर्जा का संरक्षण कहलाता है। ऊर्जा बचाने के उपाय अगर देखा जाए, अनावश्यक बिजली बंद करना, जो भी अनावश्यक बिजली, अब एकदम ठंडा से एकदम हम थरथरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि चारों तरफ फैन लगा हुआ है, सभी फैन को स्टार्ट कर देते हैं, बताओ। और उसके बाद जब ठंडा लग रहा है तो पूरा जो है कंबल ओढ़ के सो जा रहे हैं। जब उस हवा का हमें यूज ही नहीं हो रहा है भाई, तो हम फिर उसका यूज काहे करेंगे, पंखा को ही बंद कर देंगे। क्या करेंगे भाई, पंखा को ही बंद कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग।
कुशल उपकरण का। अब मान लीजिए कि 100 वाट का एक बल्ब होता था पहले, अभी तो नहीं मिल रहा है हमें, अभी तो नहीं मिल रहा है। 100 वाट का एक बल्ब होता था जो जलता था, 100 वाट का होता था, अभी 10 वाट का हमारे पास जल रहा है। तो जितना रोशनी ये देता था उससे भी कई गुना ज्यादा रोशनी ये दे देता है। तो हमें 100 वाट की बल्ब जलाने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, हम 10 वाट का जलाएंगे। अभी तो 9 वाट का सबसे ज्यादा प्रचलित है, ऐसे करके आता है। ठीक है, चलिए उसके बाद सार्वजनिक परिवहन का उपयोग। सार्वजनिक परिवहन का यूज करेंगे जब हमें पता है कि हमारी गली से एक बस निकलता है जिसपे बहुत सारे लोग बैठ के जा रहे हैं, हम भी बैठ के जा सकते हैं, तो फिर अपना स्पेशल बाइक लेके जाने की क्या आवश्यकता है? उससे भी प्रदूषण और आपके बाइक से भी प्रदूषण। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, और यहाँ पे कह रहा है कि सौर एवं पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। सौर ऊर्जा को और यहाँ पे कहा जा रहा है पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रदूषण नहीं होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर ईंधन का अनावश्यक उपयोग रोकना। जो भी ईंधन है उसका अनावश्यक उपयोग रोकना। अब मान लीजिए 2 किलोमीटर के लिए कहीं पे जाना होता है तो निकाल बाइक चला जाए फटाक से। अगल बगल में कहीं पे जो कोनो प्रोग्राम हो रहा है, कोनो प्रोग्राम हो रहा है ना, उसमें भी जाने के लिए लड़का सब कहता है सब निकाल बाइक चला जाए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम लोग ऊर्जा बचाने की कोशिश करें तो हम इसको बचा सकते हैं। थोड़ा सा अपने पैरों की सहायता से थोड़ा मोड़ा दूरी जो है तय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसे ही हम क्या कहेंगे? तो ऊर्जा का संरक्षण कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां तक ये अंतिम पॉइंट था। और आज का क्लास मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग का क्लास क्या था बच्चे? तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में। ये क्लास एक तरह से अगर देखा जाए ना तो हमने 1 शॉट क्लास लिया है आज का। ठीक है, 1 शॉट। और ये शक्ति ऊर्जा संसाधन एक ही वीडियो में खत्म कर दिया हमने। ठीक है, एक ही वीडियो में खत्म नहीं किया, ऑब्जेक्टिव अभी बाकी है। और उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आप ही को मिले। और अगर ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले किसी क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को, मेरे प्यारे रसगुल्लों को टाटा, गुड बाय।